नमस्कार मित्रों। आराधना डिग्री कॉलेज आहुर के तत्वाधान में कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्याय 6 चीन की सामाजिक और आर्थिक आधार एवं संविधान की विशेषताओं के बारे में हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। और इस नवीन अध्याय को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम कथन शुरू करेंगे माओ के द्वारा, अर्थात माओ से तुम। माओ से तुम के द्वारा कथन कहा गया है कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक साथ ही लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवादी भी है। चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक साथ ही लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवादी भी है। यह लोकतंत्र के आधार पर तो केंद्रवादी नजर आती है। यह लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी और केंद्रवादी निर्देशन के अंतर्गत लोकतंत्रवादी या लोकतांत्रिक है। और वहीं चीन के विषय में काहिन डीएम के अनुसार नेपोलियन बोनापार्ट ने चीन के विषय में कहा था कि वह एक सोया हुआ दानव है। चीन के विषय में कहा गया था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि जो चीन है वह एक सोया हुआ दानव है, उसे सोने दो, अगर वह जाग गया तो पूरे संसार को हिला देगा। और इसी के साथ में हम इसके भौगोलिक रूप की चर्चा करें। सर्वप्रथम तो हम देखेंगे कि चीन जो कि कोरिया की येलू नदी से और वियतनाम की पलेमू नदी से जो है अपनी सीमाएं बनाता है। इसका विस्तार, चीन का विस्तार जो है कोरिया की सीमा पर येलू नदी से
वियतनाम की सीमा तक क्लेमू नदी तक इसका विस्तार है चीन का। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो चीन का क्षेत्रफल है 95 लाख 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसके दक्षिण में हिमालय पर्वत व उत्तर पूर्व में सोवियत रूस और सोवियत रूस, क्योंकि 1900 इसका क्षेत्रफल सोवियत रूस 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाने के बाद इसका क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। और साथ ही देखें तो ये हिमालय पर्वत जो है चीन को नेपाल, भूटान और भारत जैसे देशों से अलग करता है। भारत जैसे देशों को अलग करता है। और चीन का मुख्य व्यवसाय कृषि है और 75% चीन के देश की जनसंख्या का 75% जो है जनसंख्या साक्षर है। और साथ ही चीन की मुख्य जाति में देखें तो हान जाति सर्वाधिक है, जो कि 94% अर्थात संपूर्ण चीन में ये फैली हुई नजर आती है। नोट डाउन करें। चीन की सामाजिक व्यवस्था में देखें तो चीन जैसे देश के अंतर्गत महान दार्शनिक या महान विद्वान कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ। और इसी कन्फ्यूशियस ने कहा था कि हमें अर्थात चीन के लोगों को चीन की अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और सरकार के कार्यों को जो है सरकार के कार्यों का आदेशों का पालन करना चाहिए और ख्याति अर्जित करनी चाहिए। और प्रारंभ में देखें तो चीन के अंतर्गत ही
1949 की साम्यवादी क्रांति, जो कि माओ से तुंग के नेतृत्व में हुई और इसने ही चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना, इसके द्वारा ही चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना की गई। और इस माओ से तुंग पर मार्क्स व लेनिन के विचारों का प्रभाव था। ये इनके विचारों से प्रभावित था। माओ से तुंग मार्क्स और लेनिन के विचारों से प्रभावित था, जिस वजह से इसका दृष्टिकोण, किसी भी वस्तु पर दृष्टिकोण जो है साम्यवादी दृष्टिकोण से उसका विवेचन किया करता था और द्वंद्वात्मक भौतिकवादी आस्था रखते हुए भी संघर्ष को विकास का आधार मानता था। ये माओ से तुंग द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में आस्था रखते हुए संघर्ष को विकास का, किसी भी देश के लिए अगर विकास करना हो तो संघर्ष को ये आधार मानता था। और इसी वजह से माओ से तुंग ने सतत क्रांति पर सर्वाधिक रूप से बल दिया। ये इसके चीन के सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये चीन का विवरण है, जिसके अंतर्गत माओ से तुंग ने 1949 की साम्यवादी क्रांति के द्वारा चीन का जो नेतृत्व है माओ से तुंग पर आया और इसके ऊपर मार्क्स और लेनिन के विचारों से ये प्रभावित था। अतः इस कारण जो ये किसी भी वस्तु को उसके साम्यवादी दृष्टिकोण से उसका विवेचन किया करता था और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में आस्था रखते हुए भी संघर्ष को विकास के लिए अति आवश्यक रूप में मानता था। इसलिए माओ से तुंग कहता है कि सतत क्रांति पर उसने बहुत ज्यादा बल दिया है। और 1976 में इस माओ से तुंग की मृत्यु हो गई। तब से लेकर अभी तक वर्तमान तक जो है चीन में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव बना हुआ है। आज भी साम्यवादी विचारधारा चीन में पाई जाती है या देखी जाती है। नोट डाउन करें। चीन की सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं में देखें तो सर्वप्रथम उसकी विशेषताओं में आती है विविध राष्ट्रीयताएं।
चीन की विशेषताओं में देखें तो सर्वप्रथम उसकी विशेषताओं में हम देखें तो चीन में विभिन्न प्रकार की जातियां जो है राष्ट्रीयताएं अपनाए हुए हैं, जिनमें सर्वप्रमुख जो है हान जाति, जो कुल जनसंख्या का 94% है, जो कि संपूर्ण चीन के क्षेत्रफल में फैली हुई है। और चीन प्राचीन काल से ही एक धर्म प्रधान देश रहा है और धर्म प्रधानता के आधार पर ही यहाँ पर विभिन्न धर्मों के अनुयायी यहाँ पर निवास करते थे। जिन पर कन्फ्यूशियस के विचारों का प्रभाव था। इन अनुयायियों के ऊपर कन्फ्यूशियस के विचारों का प्रभाव था। और जब साम्यवादी 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई तो साम्यवादी लोग इस धर्म को एक अफीम के रूप में देखते थे, क्योंकि इन साम्यवादी लोगों का मानना है क्योंकि यह व्यक्ति को भाग्यवाद का पाठ पढ़ाता है। ये धर्म जो है, इन लोगों का मानना था कि ये धर्म जो है व्यक्तियों को भाग्यवाद का पाठ पढ़ाता है और संघर्षों से विमुख कर देता है। अतः इसे एक अफीम के रूप में साम्यवादी लोग धर्म को एक अफीम के रूप में देखते थे। और चीनी संविधान के द्वारा भी कहा गया है कि चीनी संविधान में ये कहा गया है कि चीन के संविधान में यह कहा गया है कि धर्म के विरोध का व्यक्तियों को या लोगों को धर्म के विरोध का अधिकार है, किंतु किसी भी धर्म के प्रचार का उन्हें अधिकार प्रदान नहीं है।
इस वजह से हम कह सकते हैं कि चीन जो है एक धर्म प्रधान देश था और वहां पर लिपि के अंतर्गत चीन के संविधान द्वारा वहां पर अनेक प्रकार की जो है लिपियां प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन चीन की जो चीनी पिकिंग लिपि है उसे संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। चीन में अनेक प्रकार की जो है लिपियां बोली जाती है, लिखी जाती है, लेकिन चीन के संविधान द्वारा चीनी पिकिंग लिपि को ही संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। नोट डाउन करें। अगला बिंदु आता है परिवार की स्थिति। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही चीन पुरुष प्रधान देश रहा है, और पुरुष प्रधानता होने के कारण चीन में पुरुषों को ही सभी मुख्य अधिकार प्रदान किए गए हैं। घर का मुखिया, निर्णयकर्ता, पालन पोषण करने वाला, वहीं महिलाओं का कार्य या स्त्रियों का कार्य केवल घर की देखभाल और चार दीवारी में रहना, अर्थात कह सकते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति जो है अच्छी नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर जब 1949 की क्रांति आई तो साम्यवादी लोगों द्वारा महिलाओं के भी विकास के लिए कार्य किया जाने लगा। उन्हें भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने लगे, जिसमें समान कार्य पर समान वेतन देने के जैसे अधिकारों को भी स्त्रियों को प्रदान किया गया है। अर्थात चीन ने अपनी स्थिति में काफी कुछ परिवर्तन कर लिया था। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु आता है कि शिक्षा की व्यवस्था।
शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो चीन में प्रारंभ में केवल धनी वर्ग को ही, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में केवल चीन के अंतर्गत धनी वर्ग को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और शिक्षा केवल धनी वर्गों के लिए ही बनी हुई है। किंतु 1949 की साम्यवादी क्रांति 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद चीन की स्थिति में परिवर्तन आया और चीन में शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, क्योंकि चीन के साम्यवादी लोग यह जानते थे, यह मानते थे कि शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को इस प्रकार की भावनाओं से जोड़ा जा सकता है और देश के नवयुवा जो मंडल हैं, नवयुवकों को शिक्षा के माध्यम से ही साम्यवादी विचारधारा से जोड़ा जा सकता है और उन्हें शिक्षा के साथ साथ में तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया गया, जिससे कि वे अपना जीवन बसर आसानी से व्यतीत कर सकें। और उसके बाद में अगला बिंदु आता है सांस्कृतिक व्यवस्था। सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो चीनी संविधान द्वारा चीनी संविधान का प्रमुख लक्ष्य वहां की सांस्कृतिक व शैक्षणिक विकास, वहां के लोगों का सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास करना रहा है। और साथ ही चीन के अंतर्गत देखें तो वहां के प्रमुख त्योहार ही उनके लिए खुशियों का प्रमुख साधन है। तो इनके सांस्कृतिक जीवन में इनका प्रमुख त्योहार चिंगमिंग है। प्रमुख त्योहार चिंगमिंग, जिसके अंतर्गत ये सभी लोग, चीन में सभी लोग इस दिन शमशान भूमि पर जाकर आवश्यक वस्तुओं का दान, आवश्यक वस्तुओं का दान करते हैं और एक साथ भोजन करते हैं और साथ ही 1 मई को सभी एक मई को मजदूर दिवस और 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और प्रमुख खेलों में
आदि प्रकार के खेल इनके द्वारा खेले जाते हैं। और नोट डाउन करें। और इसके अंतिम कड़ी में देखें तो सेनाओं की भूमिका चीन की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो चीन की सेना है उनका भी प्रमुख योगदान रहा है, क्योंकि ल्यू जिनपाई ने कहा है कि विश्व के अन्य किसी भी देश में सैनिकों के द्वारा इतने लंबे समय तक राजनीति को इतनी अधिक रूप से प्रभावित किया है। ल्यू जिनपाई द्वारा यह वक्तव्य कहा गया है कि चीन की जो सेनाएं हैं विश्व के अन्य किसी भी देश की सेनाओं की अपेक्षा जो चीन की सेनाएं हैं उन्होंने एक लंबे समय तक चीन की राजनीतिक व्यवस्था को अधिक प्रभावित किया है। उससे ज्यादा अन्य किसी देश की सेनाओं ने इसे प्रभावित नहीं किया है, क्योंकि साम्यवादी क्रांति के बाद ही चीन के अधिकतर नेता सैन्य शक्ति से संबंधित थे और उन्होंने अपनी सैन्य समिति के माध्यम से सैन्य समिति के अध्यक्ष व राजनीतिक सभी पदों पर किसी न किसी रूप से उनका प्रभाव हमेशा बना रहा है। अतः कह सकते हैं कि जो चीन की सामाजिक व्यवस्था है उसमें चीन की सेनाओं की भी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से देखी जा सकती है। ये कुछ विशेषताएं चीन के सामाजिक आधार को स्पष्ट करती है। धन्यवाद।